हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीमॉस टेक्नोलॉजी की हेल्प से लॉजिक एक्सप्रेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये सीखा था। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। तो बेसिकली दो टाइप की मेमोरी होती हैं आपकी, वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके। और जनरली जो हम मेमोरी यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, लाइक पर्सनल कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में या कई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, तो वो होती हैं आपकी रैम और दूसरी होती है आपकी रोम। ओके। तो ये हम सबको पता है कि मेमोरी का यूज़ हम क्यों करते हैं। दिस इज़ बेसिकली यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ओके। तो रजिस्टर्स जो हमने पढ़े थे, हमने पिछले एक लेक्चर में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो रजिस्टर किससे मिलके बने होते हैं? फ्लिप फ्लॉप से। और फ्लिप फ्लॉप का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। तो बेसिकली मेमोरी यूज़ की जाती है आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो दो टाइप से हम मेमोरीज को क्लासिफाई करते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो कोई भी मेमोरी मीन्स, यहाँ देखिए डेफिनेशन है, एनी टाइप ऑफ मेमोरी that requires electrical power in order to store information is called volatile memory. So if power is removed, all information stored in memory will be lost. तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरीज जिनको अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत है, यानी मीन्स पावर की अगर ज़रूरत है और अगर पावर चली जाती है तो वो सारा का सारा डेटा जो भी उसमें स्टोर है उस मेमोरी में, वो लॉस हो जाता है। तो ऐसी जो भी मेमोरीज हैं आपकी, वो किस कैटेगरी में आती हैं? वॉलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में। सेकंड है आपका नॉन वॉलेटाइल। सो नॉन वॉलेटाइल जस्ट अपोजिट है वॉलेटाइल का। सो एनी टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। इट मीन्स इफ पावर इज रिमूव्ड, all information will remain stored in the memory. ओके। सो ऐसी मेमोरीज जिसमें आपने कोई इंफॉर्मेशन अगर स्टोर की है या कोई प्रोग्राम उसमें स्टोर है, और अगर पावर कट हो जाती है या चली जाती है या आप रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद भी वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा उसकी उस मेमोरी में स्टोर रहे, तो वो कौन सी कैटेगरी है? आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक हम सब वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, सपोज़ आपने किसी मोड में, सपोज़ आपने जनरल यूज़ में, मतलब डेली यूज़ के क्लॉथ्स आप वॉश कर रहे हैं उसमें, और आपने 30 मिनट्स का एक टाइमर सेट कर रखा है। क्लियर? तो आपने डेली वॉश और 30 मिनट का टाइमर सेट करके अपनी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर दिया। ओके। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स क्या करती हैं? वो पानी लेती हैं, सर्फ लेंगी और देन उसको मिक्स करके ऑटोमेटिकली उनको वॉश करेंगी। फिर वो डर्टी वाटर को बाहर कर देंगी। फिर वो उसको फिर से क्लॉथ्स को वॉश करेंगी और लास्ट में आपको ड्राई करके वो उसी मशीन के अंदर एंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये कब होगा? जब कोई भी पावर इंटरप्शन नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस पावर उस मशीन को मिल रही है। ओके। लास्ट में आपको क्या करना होता है? उस वॉशिंग मशीन में से बंद करके उसे उसे कपड़े निकालने होते हैं और उनको सुखाना होता है। सुखाना भी क्या, ऑटोमेटिक में तो ऑलरेडी वो सूख के ही बाहर निकलते हैं। क्लियर? अब बाई चांस आप घर में वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और 30 मिनट में क्या हुआ कि 15 मिनट्स बाद लाइट कट हो गई। ओके, पावर चली गई। तो क्या होगा? जब वापस लाइट आएगी, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा या आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगी, तो जब वापस पावर आएगी तो क्या होगा? आपकी मशीन वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर वो पॉज़ हुई थी। ओके, मीन्स 15 मिनट अगर वो घूम चुकी है या यूज़ हो चुकी है, तो आगे के 15 मिनट के लिए वो यूज़ होगी। वो फिर से 30 मिनट्स नहीं लेगी। वो क्या लेगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट्स लेगी। तो देखिए क्या हुआ इसमें? इसका मतलब आपने जो मेमोरी यूज़ कर रखी थी उस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, अपने प्रोग्राम को या अपने इंफॉर्मेशन को या जो भी आप उसको पीस ऑफ कोड प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, कि आपको डेली वॉश क्लॉथ्स में आपने टिक किया, देन आपने 30 मिनट का टाइमर सेट किया और आपने उसको ऑन कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपने दी, तो यूज़र ने जो दी उस मेमोरी के लिए, वो उसमें जाके स्टोर हो गई। ओके। पावर कट हुई तब भी वो उसमें स्टोर रही और उसने
पावर आने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद उसको वहीं से रिज्यूम किया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, अगर इसी को आप लैपटॉप से देखें तो लैपटॉप में क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन, अगर सपोज आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, क्लियर, अगर आपने अपने डेटा को सेव नहीं किया है और काम करते करते या लिखते लिखते वर्ड पे टाइपिंग करते करते और लाइट चली गई और आपके पास पावर बैकअप नहीं है, ओके, मीन्स आपकी बैटरी बिल्कुल वीक है, आप जस्ट कंटिन्यू लाइट पे काम कर रहे हो और जैसे ही पावर कट हुई आपका डेटा गायब हो जाएगा। तो जब आप वापस लाइट आएगी या लैपटॉप आपका या पर्सनल कंप्यूटर आपका ऑन होगा तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में जो भी आप काम कर रहे थे वो सारा का सारा गायब हो चुका होगा। तो दैट इज दी वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, सो आई होप इन दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आपका डेटा लॉस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है जैसे ही पावर जाती है उसके बाद भी, बट वॉलेटाइल मेमोरी में आपको कंटिन्यूस पावर चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब देखिए, जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है उसका जो एग्जांपल है दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है कि ऐसी मेमोरीज जिनको सिर्फ रीड करने के लिए यूज किया जाता है, मींस उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, वो कुछ करेगी नहीं, वो सिर्फ अपनी मेमोरी में जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको वो जस्ट रीड आउट करेंगी। तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, उसमें क्या यूज हो रही है, उसमें रोम यूज हो रही है। ओके, आपने पीस ऑफ कोड दे दी, मीन्स आपने एक इंफॉर्मेशन दे दी उसे कि ड्राई डेली क्लॉथ्स यूज करने हैं 30 मिनट्स के लिए, तो आपने उसको बाहर से प्रोग्राम कर दिया। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन वो यूज करेगा और उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी designed to hold data that either are permanent or will not change frequently. ओके, तो सपोज ऐसे और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जहाँ पे आपने क्या किया, एक पीस ऑफ कोड पहले से वहाँ पे फिक्स कर रखा है, प्रोग्राम कर रखा है, और जब भी आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे या ऑन करेंगे तो वो उस चीज़ पे काम करेगा। ओके, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। क्लियर है? तो ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब किस तरीके की मेमोरीज का यूज़ करते हैं, वो रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करते हैं। ओके, so during normal operation no new data can be written into the ROM but can be read only। तो जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैंने जैसे कहा कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो जो मोड पहले से प्रोवाइडेड हैं, टाइमिंग जो है, जैसे सपोज आपने कहा कि 30 मिनट्स, तो डेली क्लॉथ्स के लिए अगर टाइमर 30 मिनट्स और 1 आवर है, अगर यही दो ऑप्शन है, तो आप उसे 50 मिनट्स के लिए रन नहीं कर सकते। तो आप एट रैंडम उसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते। आपको जो पहले से दिया गया है आप जस्ट उसी को रीड करेंगे, मतलब वो मशीन उसी को रीड करेगी। ओके, so during normal operation no new data can be written into ROM but can be read only। ROM are used to store data and information that are not to change during normal operation of a system, जो मैंने आपको इससे पहले बात बताई। all ROMs are non volatile। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया कि ROM आपकी कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल। प्रोग्राम्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझा दिया। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एक एग्जांपल दिया है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं रोम की कैटेगरीज, मतलब कितने तरीके की रोम हम देखते हैं। तो इसको हम रोम फैमिली का नाम देते हैं। रोम फैमिली में क्या क्या है आपके पास। सो मास्क रोम, ठीक है, देन प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब इरेजेबल पी रोम, देन अल्ट्रा वायलेट ई पी रोम, ठीक है, देन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। तो ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी रोम के अंदर। तो जल्दी से इनको फटाफट इनके नाम से ही समझ लेते हैं कि ये क्या है। ओके, मास्क रोम का मतलब है कि जिनको आप कुछ नहीं डिस्टर्ब कर सकते, जो भी डेटा उसमें लिख के आया हुआ है पहले से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो प्रोग्राम कर दिया गया है उस रोम में, वो उसमें फिक्स हो गया है। ओके, प्रोग्रामेबल रोम ये यूजर एंड पे होता है
कि आपको प्रोवाइड की गई है मेमोरी और आप उसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब आप उसको वन टाइम ही प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, एंड देन इरेजेबल पी रोम, आप इसको इरेज कर सकते हैं, देन प्रोग्राम कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम, तो आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, दैट इज इरेजेबल प्रोग्राम, प्रोग्रामेबल रोम, बट किसकी हेल्प से इरेज करेंगे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की हेल्प से। देन नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पी रोम, ई पी रोम, तो यहाँ पे भी प्रोग्रामेबल रोम है ये, लेकिन कैसे इरेज की जा रही है? इरेज की जा रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपकी। तो आपसे कोई पूछता है कि कितने टाइप की रोम होती है, तो आप बता सकते हो पी रोम, ई पी रोम, अल्ट्रा वायलेट रोम या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। ओके, प्रोग्रामेबल रोम। नाउ तो अब ये थोड़ा सा है इनके बारे में। तो प्रोग्रामेबल रोम क्या है? सॉरी, प्रोग्रामेबल रोम क्या है? दैट इज बेसिकली इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस, तो एक ही बार आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्यूजिबल लिंक्स अलाउ एंड यूजर्स टू प्रोग्राम द डिवाइस। जैसा मैंने आपसे कहा कि एंड यूजर को ये परमिशन दी जाती है कि आप इसको एक बार प्रोग्राम कर लीजिए। ओके, देन आपने जब एक बार प्रोग्राम कर दिया तो बार बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ इकोनॉमिकली फॉर स्मॉल वॉल्यूम एप्लीकेशंस, तो सपोज जैसे कि आप कहीं एक डिस्प्ले बना रहे हैं, तो आपने कहा कि ये डिस्प्ले इसमें होना चाहिए, तो अगर आप वहाँ रोम में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड दे रहे हैं तो वो उसी को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नाउ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड बाय यूजर, तो अगर आप उसको अगर आपके पास ई प्रोम है तो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट इज यूज टू क्लियर दी डिवाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया अल्ट्रा वायलेट की हेल्प से अगर आप कर रहे हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम होगा, और अगर नॉर्मल इरेज कर रहे हैं तो वो इरेजेबल पी रोम हो जाएगी। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, सो एंटायर डिवाइस इज क्लियर, ये ड्रॉबैक है अल्ट्रा वायलेट की हेल्प से इरेज करने का, कि हमें पूरी पूरी डिवाइस को क्लियर करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल में क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली यूज्ड, सो वोल्टेज इज यूज्ड टू क्लियर द मेमोरी एंड इंडिविजुअल बाइट्स कैन बी इरेज्ड, सो आप कोई अगर पर्टिकुलर पोर्शन इरेज करना चाहते हैं तो आप ई प्रोम यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, फैमिली समझ में आ गई होगी, और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं रोम का, कि बेसिकली किस तरीके से हम रीड करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16x8 रोम। ओके, तो ये 16 का मतलब है 16 एड्रेसेस हैं हमारे पास। एड्रेस मतलब कि 16 रजिस्टर। तो ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं? यहाँ पे जितने इनपुट हैं, तो ये आपके क्या हैं? A3, A2, A1, A0 क्या है? आपके एड्रेस इनपुट। तो ये एड्रेस इनपुट आपके डिसाइड करते हैं कि आपके पास कितने रजिस्टर्स हैं। सपोज आपके पास अगर 4 एड्रेस इनपुट हैं तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, तो 16 आपकी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट लोकेशंस। ओके, डिफरेंट लोकेशन मतलब डिफरेंट रजिस्टर्स। डिफरेंट लोकेशंस का मतलब हो जाएगा आपका रजिस्टर्स, डिफरेंट रजिस्टर्स। ओके, तो 16 रजिस्टर्स होंगे इनटू 8, और हर एक रजिस्टर कितनी इंफॉर्मेशन रख रहा होगा? 8 बिट। ओके, तो क्या मतलब हुआ? 16 रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर के पास कितनी इंफॉर्मेशन है? 8 बिट। सो दिस इज कॉल्ड 16 इंटू 8 रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब यहाँ पे है आपका एक कंट्रोल इनपुट मीन सी एस बार, तो जब आप 0 देंगे तभी यहाँ पे 1 होगा और ये अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो देखिए 4 अगर आपके पास एड्रेस इनपुट्स हैं तो 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो 16 कॉम्बिनेशंस कहाँ से कहाँ तक होंगे? आपके 0000 से 1111। ओके, तो ये सारी वैल्यूज लिखी है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? ओके, नाउ अब हर एक लोकेशन पे, तो देखिए ये एक लोकेशन हो गई, एक रजिस्टर हो गया, तो यहाँ पे ये आपके R0 से R15 रजिस्टर तक हो गया। क्लियर? तो R0 रजिस्टर पे ये कोई एट रैंडम वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। ओके,
सो ये कोई एट रैंडम डेटा है D7 to D0 जो R0 की लोकेशन पे स्टोर है। ओके, क्लियर। तो इसी तरीके से हर एक रजिस्टर की लोकेशन पे कुछ डेटा 8 बिट का स्टोर है। तो ये टेबल एट रैंडम है, मीन्स ये एड्रेस लोकेशंस तो सही है, बाकी ये जो डेटा स्टोर किया गया है, इंफॉर्मेशन जो है, ये एट रैंडम है। ओके, तो ये ऐसे ही सेलेक्ट, मतलब ऐसे ही लिखी गई है यहाँ पर एट रैंडम। चलिए, अब किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में कैसे पहुंचा जाए। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सपोज मुझे रजिस्टर 7 से कोई डेटा लेना है। ओके, सो इन A3 A2 A1 A0 की हेल्प से मैं कैसे इस रजिस्टर 7 में पहुंचूं और वहां पर जो 8 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर है, वहां पर जो 8 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर है मेरे पास, उसको मैं कैसे फैच करूंगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फिगर में ये देखते हैं कि कैसे ये रोम बेसिकली काम करता है। चलिए, तो ये है आपका आर्किटेक्चर ऑफ 16 इंटू 8 रोम। तो जहां पे मैंने आपको बताया कि 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 16 डिफरेंट लोकेशंस जो आपने कहाँ से फाइंड आउट करें, 2 की पावर 4, यानी जितनी आपकी एड्रेस लाइंस होंगी उतनी आपकी लोकेशंस बन जाएंगी। सपोज आपके पास अगर 5 एड्रेस लाइंस हैं, तो 5 से कितने रजिस्टर्स बनेंगे, 32। ओके, इस तरीके से मतलब आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स या लोकेशंस डिसाइड करेंगे। चलिए, तो यहां पर आपके पास 4 इनपुट हैं, 4 एड्रेस इनपुट्स हैं, और 8 क्या है आपका, हर एक रजिस्टर के पास 8 बिट डेटा है। तो यहां पर आपने दो डिकोडर यूज करे, 1 ऑफ 4 डिकोडर। तो 1 ऑफ 4 डिकोडर का मतलब होता है कि ये जो आपका डिकोडर के 4 आउटपुट हैं, उसमें से कोई एक आउटपुट सेलेक्ट होगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1 ऑफ 4 डिकोडर, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं 2 to 4 डिकोडर। तो 2 to 4 डिकोडर का मतलब क्या है कि 2 इनपुट है, 4 आउटपुट्स हैं। ओके, तो देखिए आपने क्या किया, अब आपने क्या है, एक एरे बना रखा है। ओके, सपोज ये रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है, ये रजिस्टर 3 है, ये 4 रजिस्टर है, ये 5 है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको एक एरे दिखाई देंगे कॉलम्स की फॉर्म में और रोज की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये रजिस्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर। तो ये देखिए 0 से 15 यानी कि टोटल 16 रजिस्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब किसी पर्टिकुलर रजिस्टर को कैसे सेलेक्ट करना है, तो वो आप रो और कॉलम्स की हेल्प से करते हैं। क्लियर। तो देखिए समझते हैं कि कैसे करते हैं। आपने एक डिकोडर यूज किया जिसमें आपने दो इनपुट्स यूज किए, A1 एंड A0। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये 2 इनपुट्स हो गए, A1 A0, और इसके 4 आउटपुट्स क्या हैं, 0 1 2 3। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो 0, रो 1, रो 2 एंड रो 3। क्लियर। तो देखिए आपने क्या किया, इस रो को इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया। यानी कि इन चार बॉक्सेस को, जो चार रजिस्टर शो कर रहे थे, उनको आपने रो 0 से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से आपने रो 1 से कनेक्ट कर दिया इन चार बॉक्सेस को। फिर आपने इन चार रजिस्टर्स को रो 2 से कनेक्ट किया, एंड देन रो 3 से कनेक्ट कर दिया। ओके, सिंपल है। तो ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर लग रहा है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही सिंपल है। सो रो 3 आपने कनेक्ट कर दी। नाउ अब आपके पास जो दूसरा डिकोडर है, यानी दो एड्रेस लाइंस जो बची हैं आपकी A2 A3, उनको आपने एक डिकोडर में कनेक्ट किया जो अगेन 2 to 4 डिकोडर है, और आप उसको 1 of 4 डिकोडर भी कह सकते हैं। और अगेन उसके कितने आउटपुट्स निकलेंगे, 4। तो आपने क्या नाम दिया उनको, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो अगेन आपने कॉलम 0, तो देखिए ये रो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरीके से ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, सॉरी कॉलम 0 नाम दिया है इसको, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। क्लियर। तो देखिए आपने कॉलम 0 को पहले वाले, मतलब कॉलम 0 में जितने भी रजिस्टर्स हैं, ये देखिए ये सारे रजिस्टर्स को आपने कॉलम 0 में
की लाइन से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कॉलम 1 को आपने यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगेन कॉलम 2 को आपने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एंड देन कॉलम 3 को आपने इस 4 पोजीशंस पे कनेक्ट कर दिया। ओके, क्लियर? तो ये आपको एक रो और कॉलम्स में 16 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट मिल गया, जहाँ पे वो हर रो से और हर कॉलम के मीन्स इन डिकोडर के आउटपुट से कनेक्टेड है। तो अगर आप पहले रजिस्टर की बात करें, जीरो रजिस्टर जीरो की, तो वो रो से भी कनेक्ट है और वो कॉलम से भी कनेक्ट है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। और देखिए यहाँ पर ये एक डेटा बस है, ये जो आप वाइट कॉलम मतलब आप लाइन देख रहे हैं, तो ये वाइड लाइन हर एक रजिस्टर का आउटपुट ले रही है। ओके, देखिए, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये सब ट्रेन के डब्बे हैं और इन ट्रेन के डब्बों का ये एग्जिट गेट है और ये आपकी रोड है जाने के लिए, मतलब प्लेटफॉर्म है। तो आप सब इन डब्बों से जो भी डेटा निकलेगा, सपोज आपने रजिस्टर 4 से डेटा लेना है, तो रजिस्टर 4 एक ट्रेन का डब्बा है, उससे पैसेंजर्स निकलेंगे, वो इस प्लेटफॉर्म पे होते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से होते हुए और इस डेटा बस की हेल्प से यहाँ आपको आउटपुट पे मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, सो जिस भी रजिस्टर से आपको वैल्यू लेनी है वो इस डेटा बस से इस पाथ में आएंगे और देन इस आउटपुट पे आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि हमें रजिस्टर, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमें रजिस्टर 10 से डेटा चाहिए। ओके, कहाँ से चाहिए डेटा? रजिस्टर 10 से। अब रजिस्टर 10 में कैसे पहुंचा जाए? ओके, तो देखिए रजिस्टर 10 क्या बता रहा है आपको? रो 2। ओके, सो मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है रजिस्टर 10 में। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? रो 2। ओके, और देन कॉलम 2, कॉलम 2। तो इसका मतलब सेकंड कॉलम हाई होना चाहिए, सेकंड रो हाई होनी चाहिए और सेकंड कॉलम हाई होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए कैसे हाई होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं A3 A2 A1 A0। अब A1 A0 में आपको 2 हाई चाहिए, तो A1 A0 में 2 हाई कब होगा? जब आप इस पे 1 0 अप्लाई करेंगे, यानी A1 की वैल्यू 1 होगी और A0 की वैल्यू 0। क्लियर? तो A1 A0 कैसे पढ़ेंगे आप? A1 A0 0 1, तो 1 2 ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 0 1 क्या पढ़ते हैं हम? 1 2 4 8, तो यहाँ 2 बिट है तो ये 1 है, ये 2, तो ये 2 हो गया। तो ये रो 2 को क्या कर देगा? हाई कर देगा। क्लियर? अब बात आती है A3 A2। देखिए A3 MSB है, A2 LSB है यहाँ के लिए, और फिर अगेन आपको 2 हाई करना है, तो आप अगेन क्या कर दीजिए, यहाँ पे 0 और 1 अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये क्या पढ़ेंगे आप? 0 1 को 2 पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। तो ये भी आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया। अब टोटल अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये 1 2 4 8, यानी कि 10। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे 1 0 1 0 अप्लाई करेंगे, क्लियर, 1 0 1 0 अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 आपने यहाँ अप्लाई किया, तो कौन सा रजिस्टर मिल जाएगा आपको? R10। क्लियर? ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत सिंपल वे में बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। देखिए रो 2 हाई हो गया, तो आप रो 2 में देखा आपने, यहाँ सब कुछ हाई हो गया, ये, लेकिन इन चारों में से किसको हाई करना है वो कौन डिसाइड कर रहा है? ये कॉलम। तो देखिए कॉलम 2 हाई हुआ और कॉलम 2 कहाँ पहुंचा? रो 2 के पास, तो वहां दिखा कि रजिस्टर 10 हाई हो गया। अब रजिस्टर 10 अगर हाई है, इसका मतलब मैं रजिस्टर 10 से वैल्यू को फैच कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। ओके, तो रजिस्टर 10 में जो भी वैल्यू थी 8 बिट की, वो वैल्यू इस पाथ के थ्रू कहाँ आ जाएगी? आपके आउटपुट में। क्लियर? तो आपने चिप सेलेक्ट को जब 0 किया तो ये आउटपुट बफर क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा, और आपको D7 to D0, ये यहाँ पर आप जो वैल्यूज ले रहे हैं
D7 टू D0 पे सॉरी D7 टू D0 पे आपको आउटपुट प्रोवाइड हो जाए। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये आर्किटेक्चर या ये जो सर्किट है या जो डिज़ाइन है ये कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा होगा। इस तरीके से आप किसी भी रजिस्टर में, सपोज आप 13 रजिस्टर से डेटा फैच करना चाहते हैं। ओके, तो 13 का मतलब कितना है, 1101। तो आप A3, A2, A1 और A0 में क्या वैल्यू अप्लाई करेंगे, 1101 और आपको जो भी डेटा रजिस्टर 13 में स्टोर होगा वो आपको आउटपुट पे मिल जाए। ओके, सो हमने वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पढ़ा, रोम का बेसिक पढ़ा, रोम की पूरी फैमिलीज देखी। बहुत डिटेल में हमने पी रोम, ई प्रोम, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा, बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको रोम का आर्किटेक्चर एक 16x8 रोम का एग्जांपल लेके आपको उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंटरव्यू में या एग्ज़ाम्स में रोम के ऊपर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर रजिस्टर फैच करना है तो मुझे इनपुट पे क्या वैल्यूज़ देनी होंगी। ओके, और कई बार आपको डेटा दे दिया जाता है कि ये डेटा इधर स्टोर है, तो कौन से रजिस्टर से निकलेगा ये, तो अब इनपुट पे आप क्या वैल्यू देंगे। या फिर कई बार रिटन एग्जाम में आपसे इस तरीके से रोम की पूरी वर्किंग पूछ ली जाती है कि वो कैसे काम कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रैम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसकी वर्किंग क्या है, और किस तरीके से वो, आप कह सकते हैं कि वो काम करती है। सी मॉस की हेल्प से कैसे उसको बनाए, मतलब सॉरी मॉसफेट की हेल्प से कैसे हम रैम को बनाते हैं, रीड राइट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।